मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज लाउस इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ब्रैग्स लॉ के कंसेप्ट क्लियर हैं। फिर भी स्टूडेंट्स, चलिए ब्रैग्स लॉ को टचिंग करते हुए लाउस इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं। लाउ इक्वेशंस को स्टडी किया गया था मैक्स वोन लाउ के द्वारा, जो कि जर्मन फिजिसिस्ट थे। इन्होंने क्या किया स्टूडेंट, डिफ्रैक्शन फिनोमिना को स्टडी किया बाय कंसीडरिंग स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे फ्रॉम द इंडिविजुअल एटम इन द क्रिस्टल। जो मैंने स्टूडेंट्स ये लाइन बोली है, इसी को हम स्टडी करने वाले हैं। यानी कि इन्होंने क्या स्टडी किया, डिफ्रैक्शन फिनोमिना को स्टडी किया, और क्या कंसीडर करके स्टडी किया, उन्होंने क्रिस्टल का कोई सिंगल इंडिविजुअल एटम लिया, इस एटम के ऊपर इंसिडेंट किया एक्सरे को, वो इंसिडेंट एक्सरे स्कैटर्ड हुई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। तो इसका क्या बिहेवियर था, उन्होंने ये स्टडी किया। यानी कि डिफ्रैक्शन कंस्ट्रक्टिवली बनेगा, डिस्ट्रक्टिवली बनेगा। कंस्ट्रक्टिवली डिफ्रैक्शन पैटर्न कब बनता है, सबसे पहले हमें ये सोचना है। कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली का मीनिंग क्या है। कंस्ट्रक्टिवली मीनिंग मीन्स मैक्सिमा, डिस्ट्रक्टिवली मीन्स मिनिमा। अब मैक्सिमा और मिनिमा कब बनते हैं, जब दो लाइट वेव या दो स्कैटर्ड बीम क्या करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी, री इन्फोर्स करेंगी, तब हमारे पास एक पैटर्न बनेगा। और वो पैटर्न कंस्ट्रक्टिवली बनेगा, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा, डिस्ट्रक्टिवली बनेगा, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमें स्टूडेंट्स यहां पर क्या लेकर चलना होगा, सबसे पहले हमें एक क्रिस्टल लेना है, क्रिस्टल का एक एटम लेना है, एक इंडिविजुअल एटम मैंने ये लिया, एक दूसरा एटम लेना पड़ेगा। मैं मान लो यहां पर दूसरा एटम ले रहा हूं, इस एटम के ऊपर कोई एक्सरे इंसिडेंट हुई है और वो स्कैटर्ड कर गई इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऊपर। अब दूसरी एटम के ऊपर ये एक्सरे इंसिडेंट हुई है, जो कि मैं डायग्राम में आपको समझाऊंगा, और वो स्कैटर्ड कर गई इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये दोनों स्कैटर्ड एक्सरे क्या करेंगी, री इन्फोर्स करेंगी, और हमें क्या मिलेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। अब वो डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टूडेंट किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मिलेगा, और वो कुछ कंडीशंस को ओबे करेगा। जिन कंडीशंस को वो डिफ्रैक्शन पैटर्न ओबे करेगा, उन्हीं कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, लाउस इक्वेशंस कहते हैं। तो हम इन सब चीजों को स्टूडेंट स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला है, मैक्स वोन लाउ नाम के साइंटिस्ट ने डिफ्रैक्शन फिनोमिना को स्टडी किया बाय कंसीडरिंग स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे फ्रॉम द इंडिविजुअल एटम इन द क्रिस्टल। यानी कि जो मेरा डिफ्रैक्शन पैटर्न है, उसका जो स्कैटरिंग सेंटर है, वो जो स्कैटरिंग सेंटर है वो क्या है, दो इंडिविजुअल एटम्स होंगे क्रिस्टल के। अब मैं वही मान के चल रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, मेरे पास ये एक इंडिविजुअल एटम है क्रिस्टल के अंदर, इस इंडिविजुअल एटम के ऊपर एक्सरे क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है, किसी एंगल थीटा के ऊपर इंसिडेंट हुई है। तो यानी कि ये क्या है, क्रिस्टल के अंदर कोई रिफ्लेक्टिंग प्लेन है। और मैं आपको समझा चुका हूं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, क्रिस्टल के अंदर इनफाइनाइट सेट्स ऑफ प्लेन मिलते हैं हमें। ये इंडिविजुअल एटम जिसको मैं नाम दे रहा हूं, ए का नाम दे रहा हूं, इस एटम के ऊपर इंसिडेंट हुई है, और वो क्या कर गई है, स्कैटर कर गई है इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मैं यहां पर उस डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा स्टूडेंट। इंसिडेंट वेव को मैं कोई डायरेक्शन जो है उसको भी मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, यूनिट वेक्टर से। तो अब दूसरा जो एटम है वो ये बी एटम है, इसके ऊपर एक्सरे इंसिडेंट हुई है, और वो क्या कर गई है, स्कैटर्ड कर गई है इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यानी कि इन दोनों स्कैटर्ड रे का जो हमारा स्कैटरिंग सेंटर है वो क्या है, ए एंड बी एटम्स हैं, और इन ए और बी एटम के ऊपर क्या हुई है, एक्सरे इंसिडेंट हुई है। कितने एंगल के ऊपर इंसिडेंट हुई है स्टूडेंट, थीटा एंगल से इंसिडेंट हुई है। तो इन दोनों स्कैटर्ड एक्सरे ने क्या बनाया है, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया है। वो कंस्ट्रक्टिवली बना है या डिस्ट्रक्टिवली बना है, उस चीज को हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो ये इंसिडेंट
एक्सरे है, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज टू बी रिप्रेजेंटिंग बाय द दिस यूनिट वेक्टर एन नोट कैप. मीन्स एन नोट कैप इज द यूनिट वेक्टर दैट रिप्रेजेंट द इंसिडेंट वेव and n cap is the unit vector that represent the scattered beam of X-ray. After that, what will be the angle between the incident and the scattered beam of X-ray? सबसे पहले हमें इस चीज को स्टडी करना होगा. देखिए स्टूडेंट, ये मेरे पास इंसिडेंट, तो यानी कि ये मेरे पास इंसिडेंट बीम ऑफ एक्सरे है, ये इस एटम के ऊपर इंसिडेंट हुई है थीटा एंगल के ऊपर, तो ये थीटा एंगल के ऊपर ही क्या कर गई है, स्कैटर्ड कर गई है. इसका मतलब ये जो इंसिडेंट बीम ऑफ एक्सरे है, तो ये मैं इसको अगर सीधी ऐसे जाने दूं, तो इंसिडेंट बीम जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एन नोट यूनिट वेक्टर से, और ये स्कैटर्ड बीम जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एन कैप से, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा स्टूडेंट्स, 2 थीटा एंगल होगा. क्यों होगा 2 थीटा, क्योंकि थीटा के ऊपर इंसिडेंट हुई है इस नॉर्मल के साथ, ये रिफ्लेक्टिंग प्लेन है, तो ये दोनों के दोनों अपोजिट एंगल बन गए, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, थीटा होंगे, और ये थीटा के ऊपर ही क्या कर गई, स्कैटर्ड कर गई. तो टोटल एंगल मींस इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड बीम ऑफ एक्सरे के अंदर कितना होगा, 2 थीटा होगा. चलिए अब फिर इस आर्टिकल पे आते हैं. जो मेरा एटम ए है और एटम बी है, ये क्या मान के चल रहा हूं, स्कैटरिंग सेंटर मान के चल रहा हूं. यानी कि ये दोनों एटम की क्रिस्टल के अंदर कितने डिस्टेंस के ऊपर हैं, आर डिस्टेंस के ऊपर है. ये मैग्नीट्यूड के अंदर मैं बोल रहा हूं, आर डिस्टेंस, यहां से लेकर ये डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस है. या मैं वेक्टर के अंदर डिनोट करूं तो क्या बोलूंगा स्टूडेंट, ये वेक्टर ये जो एटम है, ये क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर, एक फिक्स्ड पोजीशन के ऊपर है. मींस ये एटम इस एटम से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, सबसे पहले मैं बोल रहा हूं आर डिस्टेंस के ऊपर. अब मैं आर वेक्टर क्या कहना चाह रहा हूं, आर वेक्टर क्या है, इस एटम का आर वेक्टर क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, और ये पोजीशन वेक्टर कहां से है, फ्रॉम दिस फिक्स्ड एटम से है. तो ये यानी कि ये एटम इस एटम से इतनी पोजीशंस के ऊपर है. तो अब मैं बात करूं, देखो ये तो इंसिडेंट वेव को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया एन नोट कैप से, स्कैटर्ड बीम को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया एन कैप से. आर वेक्टर क्या चीज है, पोजीशन वेक्टर है एटम ए का फ्रॉम एटम बी से. आफ्टर दैट इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड बीम ऑफ एक्सरे के बीच में टोटल एंगल कितना है, 2 थीटा है. ये दोनों स्कैटर्ड बीम ऑफ एक्सरे क्या बनाएंगे, एक डिफ्रेक्शन पैटर्न बनाएंगे, रीइंफोर्स करके, सुपर इंपोज करके, ओवरलैप करके. वो डिफ्रेक्शन पैटर्न कंस्ट्रक्टिवली बनेगा या डिस्ट्रक्टिवली बनेगा. सबसे पहले वो डिफ्रेक्शन पैटर्न कैसे बनेगा, जब ये दोनों स्कैटर्ड रेज चलकर क्या करेंगे, सुपर इंपोज करेंगे. यानी कि सबसे पहले डिफ्रेक्शन पैटर्न बनेगा कब, जब हमें इन दोनों स्कैटर्ड बीम के बीच के अंदर क्या पता होगा, पाथ डिफरेंस पता होगा. तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पाथ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द 2 स्कैटर्ड रे एंड दे आर टू बी स्कैटर्ड फ्रॉम एटम ए एंड बी. तो हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं स्टूडेंट, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और वो पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी, देखिए सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं. अब स्टूडेंट्स, मेरे पास अगर इस एटम से, देखिए मैं यहां से चल रहा हूं और आप यहां से चल रहे हैं, और दोनों को यहां पर पहुंचना है, तो हम क्या करें, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं. इसके बाद तो ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है. डिफरेंस कितना है, सिर्फ ये वाला डिस्टेंस है. इसका मतलब बड़े वाले पाथ में से अगर मैं छोटे वाले पाथ को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारा क्या निकल आएगा, पाथ का डिफरेंस निकल आएगा. तो चलिए वही देखते हैं हम. यहां पर ये इंसिडेंट इस एटम ए के ऊपर इंसिडेंट हुई है, ये स्कैटर्ड. ये इंसिडेंट जिसको मैं यूनिट वेक्टर एन नोट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये एटम बी के ऊपर इंसिडेंट हुई है जो स्कैटर्ड इस डायरेक्शन में हुई है. तो हमने क्या किया है, एटम बी से इस इंसिडेंट बीम के ऊपर हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. यानी कि ये परपेंडिकुलर है और ये एंगल कितना है, 90 है दोनों. यानी कि इससे पहले कोई पाथ का डिफरेंस नहीं है. इसके बाद मैंने क्या किया, एटम ए से इस स्कैटर्ड रे के ऊपर क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों कितने हैं, 90 डिग्री के हैं. इसके बाद कोई भी पाथ का डिफरेंस नहीं है. यानी कि जो पाथ का डिफरेंस है इन दोनों स्कैटर्ड बीम के बीच में वो ये वाला है. तो यानी कि ये तो ये वाला
BC तो यहां से जो स्कैटर्ड हुई है उसके बीच में, और AD जो हमारे पास इंसिडेंट है उसके बीच में। तो स्टूडेंट्स हमें पाथ का डिफरेंस निकालना है, और पाथ का डिफरेंस मैं क्या कह रहा हूं, पाथ का डिफरेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले पाथ में से छोटे वाले पाथ को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें क्या किया, हमने पाथ का डिफरेंस AD जो कि हमारे पास किसका है, इंसिडेंट का है, और ये वाला पाथ किसका है, स्कैटर्ड का है। यानी कि इंसिडेंट में से स्कैटर्ड वाले पाथ को हम सबट्रैक्ट कर देंगे माइनस BC। हमने यही तो किया है, तो ये पाथ डिफरेंस आ गया। अब हमें इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो AD की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल लिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है यहाँ पर, यहां से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस एंगल का मेरे को नहीं पता, हम मान लेते हैं ये एंगल कितना है, फाई है। तो मैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल को बनाता हूं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बन गई। अब कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल, 90 कहां पर है, एंगल D 90 के ऊपर है, और एंगल A के ऊपर मैं मान के चल रहा हूं कोई फाई है, और यहाँ पर दूसरा ये क्या बन गया, B बन गया। तो स्टूडेंट्स मेरे को क्या पता है, AB पता है, ये एटम इस एटम से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, ये R डिस्टेंस के ऊपर है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, और R वेक्टर क्या चीज है, इस एटम का पोजीशन है फ्रॉम दिस एटम से। स्टूडेंट्स एक मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, AD कैलकुलेट करना है, R मेरे को पता है, तो क्या लगा देंगे हम यहां से, कोस लगा लेंगे। कोस क्योंकि बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, बेस तो हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो कोस फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ये अभी इसको हम चेंज कर देंगे, तो हमारे पास AD अपॉन ये क्या आ गया, हमारे पास R आ गया। तो कोस फाई कितना बन गया स्टूडेंट, कोस फाई कम्स आउट टू बी, दैट इज AD कम्स आउट टू, यहां से AD की वैल्यू निकालें तो कितना बन गया, R कोस फाई। अब स्टूडेंट्स हम एक डॉट प्रोडक्ट जानते हैं, और डॉट प्रोडक्ट किसमें हो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब लगाते हैं, जब स्केलर क्वांटिटी आती है, और यहां पर डिस्टेंस हमारे पास क्या है, स्केलर है, लेकिन यहां पर R क्या है, मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर है, और M क्या चीज है, मेरे पास एक यूनिट वेक्टर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए R इंटू 1 कोस फाई ये भी लिख सकते हैं, और 1 क्या चीज है स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर कौन किसका है, इस चीज को AD किसके ऊपर है, इंसिडेंट वेव के ऊपर, और इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट हम किससे कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर किससे, N नोट कैप से, यानी कि, और R वेक्टर, ये R क्या चीज है, पोजीशन वेक्टर, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहां लिख सकते हैं R वेक्टर डॉट N नोट कैप, यानी कि इसको हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, R N नोट यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड इंटू कोस फाई, यही तो लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड R और ये यूनिट वेक्टर इंटू कोस फाई, ये बन गया। इसका मतलब हम इस चीज को AD की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, यहां पर R वेक्टर डॉट N नोट कैप लिख सकते हैं। तो सिमिलरली अगर मैं यहां से किसकी वैल्यू निकालूं, इसका मतलब मेरे पास AD की तो वैल्यू ये आ गई, अगर सिमिलरली मैं BC की वैल्यू निकालूं, देखिए अब 90, अब इसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल ये वाले कंसीडर कर लेंगे, इसके लिए यहां पर कौन सी एंगल बन गया, ये BC, C के ऊपर 90, और यहां पर ये मेरे पास सपोज करो, ये मेरे पास हमारे पास क्या है, हमें BC निकालना है, तो BC, B के ऊपर ये एंगल मेरे पास फाई आ गया, क्योंकि हमने यहां से ये 90 लिया था, तो हमारे पास ये 90, ये फाई आ गया, और ये मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, ये मेरे पास A आ गया। तो यहां से हम क्या लगाएंगे, BC तो मेरे को कैलकुलेट करना है, और किसकी टर्म में कैलकुलेट करना है, AB की टर्म में कैलकुलेट करना है, तो फिर कोस लगा देंगे, कोस ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, BC अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू R। तो BC की वैल्यू क्या आ गई, यहां से BC कम्स आउट टू बी R कोस फाई, और इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू R वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर किससे, N कैप से, क्योंकि स्कैटर्ड बीम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, N कैप यूनिट वेक्टर से। अब स्टूडेंट हम BC की और AD की वैल्यू इस पाथ डिफरेंस में पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी, दैट इज इक्वल टू, यहां पर पुट करें तो यहां पर AD तो मेरे पास कितना है, R वेक्टर डॉट N नोट कैप, माइनस यहां पर ये क्या चीज है, R वेक्टर डॉट N कैप। और स्टूडेंट्स इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बन जाएगा, R वेक्टर को मैं कॉमन निकाल लूं, डॉट क्या बन गया ये, N नोट कैप माइनस N कैप, ये बन गया।
और स्टूडेंट इसको मैं लिख रहा हूं, इसको मैं क्या लिख दूं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, कैपिटल एन से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसका मतलब मेरे पास एन वेक्टर क्या बना स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू एन नोट कैप माइनस एन कैप, ये बना। यानी कि ये जो एन वेक्टर है ये क्या चीज है, इस चीज को स्टडी करना है यहां से जब हम देख रहे हैं। तो यहां पर एन नोट कैप क्या चीज है, यूनिट वेक्टर जो कि इंसिडेंट बीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए मैं यहां पर अब आपको यहां पे समझा रहा हूं। तो ये मेरे पास कोई रिफ्लेक्टिंग प्लेन है, ये मेरे पास एटम ए था, ये वाला, ये रिफ्लेक्टिंग प्लेन है, ये रिफ्लेक्टिंग प्लेन है। इस एटम के ऊपर ये एक्सरे इंसिडेंट हुई है और इंसिडेंट बीम ऑफ एक्सरे को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं एन नोट यूनिट वेक्टर से। ये यहां पे स्कैटर्ड हुई है, स्कैटर्ड बीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं एन कैप से, और ये थीटा एंगल के ऊपर स्कैटर्ड हुई है। तो यानी कि अब ये कब बनेगा, ये चीज कब बनेगी, ये मेरे पास एक वेक्टर बन गया, यूनिट वेक्टर है ये वेक्टर बन गया, ये इसका हमारे पास ये एरो, इसके बाद ये मेरे पास स्कैटर्ड, ये मेरे पास इंसिडेंट, ये मेरे पास ये वेक्टर है। यानी कि मेरे को क्या लिखना है, मेरे को तो इस एन की वैल्यू निकालनी है और मेरे को एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जानता हूं। और ट्रायंगल लॉ क्या कहती है, यानी कि इस से मैं क्या ड्रॉ कर दूं, ये मेरे पास इसका जो हेड है, ये टिप है इसकी, यानी कि टेल जो है, ये टेल है, ये इसका हेड है। इस वेक्टर के हेड से ये जो मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया, तो देखिए आप ये मेरे पास ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ये आपके पास कोई वेक्टर है, ये हमारे पास इस वेक्टर की टेल है, ये इसका हेड है, और दूसरा वेक्टर ऐसे है कि इस वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल और ये वेक्टर का हेड, तो इन दोनों का सम ये हमारे पास ये वेक्टर देता है, इसकी टेल इसके हेड से कनेक्ट हो। तो ये जो वेक्टर जो मेरे पास अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये सपोज करो आर वेक्टर कितना आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां पर मैं देखता हूं तो स्टूडेंट देखिए, इसका मतलब ये वेक्टर मेरे पास, इसके साथ ये मैंने वेक्टर ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब ये जो वेक्टर है एन वेक्टर, वो क्या है, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग प्लेन दैट रिफ्लेक्ट द इंसिडेंट बीम ऑफ एक्सरे, दैट इज टू बी रिप्रेजेंटिंग बाय द यूनिट वेक्टर एन नोट कैप इनटू मैं ये कह दूं इनटू स्कैटर्ड बीम ऑफ एक्सरे, दैट इज टू बी रिप्रेजेंटिंग बाय एन कैप। तो यहां से और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 2 थीटा है। तो देखिए ये एन कैप क्या चीज बन गया, एक डायरेक्शन आ गई ना, नॉर्मल टू दैट रिफ्लेक्टिंग प्लेन एंड दैट रिफ्लेक्टिंग प्लेन रिफ्लेक्ट दैट इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट, दैट इंसिडेंट बीम ऑफ एक्सरे इनटू द स्कैटर्ड बीम ऑफ एक्सरे। तो यहां पर ये इसका मतलब ये जो एन वेक्टर है ना, वो इस रिफ्लेक्टिंग प्लेन के नॉर्मल होगा। तो ये देखिए अब कैसे मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल लॉ, ये इसका हेड है, इसके हेड से मैंने वेक्टर ड्रॉ किया, और ये इसका हेड इसके इस वेक्टर के हेड से टेल, तो हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग रहा है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प अगर मैं यहां पे देखूं तो इस एन की वैल्यू क्या बननी चाहिए, देखिए दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहां पर क्या बनेगी स्टूडेंट, एन कैप प्लस एन वेक्टर इज इक्वल टू एन नोट कैप, यही तो बनेगी। और इसको मैं, इसका मतलब मैं इस एन वेक्टर की वैल्यू निकाल लूं तो एन वेक्टर की वैल्यू क्या बनेगी, दैट इज इक्वल टू यही तो बनने वाली है, एन नोट कैप माइनस एन कैप। इसको मैं इधर ले आऊं तो ये बन गई, इसका मतलब मेरे पास ये वाली कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी। तो इस केस में अगर मैं इस एन की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो हमने मैग्नीट्यूड को तो स्टडी किया है। तो ये स्टूडेंट मैंने यहां पर इसलिए समझाया है, ये एन वेक्टर जो है वो क्या है, नॉर्मल है इस रिफ्लेक्टिंग प्लेन के, दैट रिफ्लेक्ट एन नोट इंटू एन कैप, एन नोट कैप इंटू एन कैप। अब चलिए इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं इस एन की। और मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स मैंने स्टडी करवा रखा है आपको, जैसे मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या बनती है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दो वेक्टर के बीच का एंगल। और यहां पर एंगल कितना है स्टूडेंट, 2 थीटा है। और यहां पर ये मेरे पास वेक्टर है, तो मैं किसकी निकाल रहा हूं, एन कैप, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं। तो क्या बनेगी, स्क्वायर रूट ऑफ दिस एन नोट कैप, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब यहां पर तो बीच में माइनस है तो माइनस 2 इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू इनटू
कोस थीटा, और कितना एंगल है दोनों के बीच में, 2 थीटा, ये 2 थीटा है। अब ये तो मेरे पास यूनिट वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, दैट कम्स आउट टू बी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, यहां पर ये 1 इंटू 1 कोस 2 थीटा। तो स्टूडेंट ये क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 कोस 2 थीटा। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, दैट इज इक्वल 2 को कॉमन निकाल लें, तो ये क्या बन गया 1 माइनस कोस 2 थीटा। और 1 माइनस कोस 2 थीटा कितना होता है स्टूडेंट, 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम ये फॉर्मूला जानते हैं। तो ये क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कितना आ गया स्टूडेंट, 2 साइन थीटा। इसका मतलब अब मैं यहां से इस सब को रब करते हुए यहां पर इसके n के मैग्नीट्यूड की अगर बात कर रहा हूं, तो ये क्या बनेगा, हमने सब कुछ बात कर ली है, इसके n मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी बनेगी, ये बनेगी दैट कम्स आउट टू बी 2 साइन थीटा। अब देखिए ये मेरे पास क्या था स्टूडेंट, पाथ डिफरेंस था। अब मैं क्या बात करूं, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन बनेगा, कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। और कौन सी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच के अंदर एक रिलेशन आती है। जो हमारे पास ये पाथ डिफरेंस आया है ना, ये कंडीशंस अगर मैक्सिमा बनता है तो एन लैम्डा कर देते हैं, और फेज डिफरेंस की क्या कंडीशन आती है, जैसे देखिए मैं आपको समझा देता हूं दोनों के बीच में क्या रिलेशन होती है। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस ये होता है, और ये मैं स्टूडेंट्स आपको समझा देता हूं फिर भी। देखिए ये एक साइकिल ऑफ वेव है, और ये एक साइकिल के बीच का डिस्टेंस कितना होता है लैम्डा, और एक साइकिल के बीच में फेज कितना आता है 2 पाई। यानी कि लैम्डा डिस्टेंस के अंदर फेज कितना आया है 2 पाई, 1 के अंदर कितना आएगा 2 पाई बाई लैम्डा, और x डिस्टेंस के अंदर फेज डिफरेंस कितना आएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। तो ये कंडीशन बनती है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ऐसे निकालते हैं इसको हम। तो अब हम क्या निकालने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू स्कैटर्ड वेव्स स्कैटर्ड फ्रॉम एटम ए एंड बी। हम फेज डिफरेंस निकालने जा रहे हैं, कहां पर, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू स्कैटर्ड वेव एट ए एंड बी पर। तो कितना आएगा, दैट कम्स आउट टू बी फेज डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू फेज डिफरेंस इज इक्वल टू कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस मेरे पास क्या है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये है। अब स्टूडेंट्स अगर हमने पाथ डिफरेंस की कंडीशन निकाल ली है और फेज डिफरेंस की कंडीशंस निकाल ली है, और हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर कंस्ट्रक्टिवली बना है, यानी कि डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बना है वो मैक्सिमा बना है या डिस्ट्रक्टिवली बना है, तो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। और कंडीशंस क्या होती हैं आपको पता होगा, फेज डिफरेंस मस्ट बी एग्जैक्टली इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। मैक्सिमा कब बनता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, और मिनिमा कब बनता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2n+1 पाई। हमें ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शंस की कंडीशंस के अंदर स्टडी किया हुआ है, तो हमें ये पता है। अब स्टूडेंट्स देखिए हमें ये पता है, यानी कि इस कंडीशंस को मैं क्या करने वाला हूं, दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू इंटीग्रल मल्टीपल समथिंग, ये करने वाला हूं, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्रिस्टल के एटम के इंटीरियर को स्टडी करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एटम के क्रिस्टल के अंदर क्या एग्जिस्ट करती है, पीरियोडिसिटी एग्जिस्ट करती है, यानी कि ड्यू टू पीरियोडिसिटी ऑफ द क्रिस्टल, जो ये दो एटम है, इन एटम के आगे या मैं ऊपर या नीचे कहूं, मींस अदर एटम्स की मैं आप बात कर रहा हूं सेम डायरेक्शन में, यानी कि इन एटम के सेम डायरेक्शंस में, यहां से ऐसे ऐसे मैं बात कर रहा हूं, मींस अदर एटम्स इन एटम के सेम डायरेक्शंस में भी जो एक्सरे स्कैटर्ड होगी, मींस पीरियोडिसिटी ऑफ द क्रिस्टल क्या कहती है, अदर एटम इन द क्रिस्टल दे आर इन द सेम डायरेक्शन, मींस ये जो स्कैटरिंग हुई है इन एटम से जो हुई है और इन एटम के बीच में जो फेस है, तो क्या होगा, जो अदर एटम है, अदर एटम इन द सेम डायरेक्शन also reflect, also scatter the X-ray beam as in the same phase
दैट एग्जिस्ट बिटवीन द एटम ए एंड बी से जो स्कैटर्ड हुआ है। यानी कि मैं ड्यू टू पीरियोडिसिटी क्या कहना चाह रही है उसका मतलब समझाना चाह रहा हूं। पीरियोडिसिटी, पीरियड रिपीट करेगा, यानी कि अदर एटम इन द सेम डायरेक्शन वुड आल्सो स्कैटर द एक्सरे इन द सेम फेज एज दे आर स्कैटर्ड फ्रॉम द एटम ए एंड बी। ये मीनिंग है। यानी कि पीरियोडिसिटी क्या कहना चाह रही है, पीरियड रिपीट होगा आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। मींस जो दूसरे एटम इन एटम के सेम डायरेक्शन में आएंगे, उन एटम से जो एक्सरे स्कैटर्ड होगी उनके बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा वो एग्जैक्टली क्या आएगा, इक्वल आएगा। दैट कम्स आउट टू बी एक्सरे स्कैटर्ड फ्रॉम एटम ए एंड बी। अब ये तो पीरियोडिसिटी बता रही है। अब क्रिस्टल के अंदर तो मैं जब देखता हूं ना, क्रिस्टल के अंदर तो देखिए 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होते हैं, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। एक्स को हम ए से डिनोट करते हैं, वाई को हम बी से डिनोट करते हैं, जेड को हम सी से डिनोट करते हैं। यानी कि क्रिस्टल के अंदर 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होंगे ए बी सी। अब उन तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस में जरूर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो पोजीशन वेक्टर है उन तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के साथ जब कोइंसाइड करेगा तो हमारा जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा वो डिफ्रैक्शन पैटर्न किन कंडीशंस को ओबे करेगा। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है अगर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ए के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो उस कंडीशन में जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा वो डिफ्रैक्शन पैटर्न कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। यहां पर जो ये आर है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए। तो यानी कि ये जो कंडीशंस है वो क्या बन जाएगी, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। और ये जो फेज डिफरेंस की मैं कंडीशन लगा दूंगा 2 पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इंटीजर एच डैश। ये तो मेरे पास जब ये पोजीशन वेक्टर कौन से क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगा, ए के साथ। ऐसे ही यानी कि एक्स के साथ, ऐसे ही ये वाई के साथ कोइंसाइड करेगा तो क्या कंडीशन बन जाएगी, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई के, ये स्मॉल के डैश। और जब ये किसके साथ कोइंसाइड करेगा, जेड के साथ, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू सी वेक्टर डॉट एन इज इक्वल टू 2 पाई के एल डैश। यानी कि ये मेरे पास वो कंडीशंस आ गई हैं। इसमें जो ये एच डैश, के डैश, एल डैश है स्टूडेंट, ये क्या है, 3 इंटीजर्स हैं। जैसे मैं यहां पर इस कंसेप्ट को समझना है। ये 3 इंटीजर हैं, एच डैश, के डैश एंड एल डैश। इन एच डैश ये जो इंटीजर हैं वो क्या बनाएंगे, दे फॉर्म ए सेट ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर। यानी कि इनके अंदर देखिए मैं ये क्या कह रहा हूं, 1, जैसे मैं ये कह रहा हूं 2 2 2, इसके अंदर मैं ये भी कह सकता हूं 1 1 भी तो एग्जिस्ट करेगा। 1 1 इनसे क्या है, छोटा है। यानी कि मैं ये कह दूं, देखिए ये एच डैश, के डैश और ये एच डैश, के डैश क्या है, मैं इनको कोरिलेट करना चाह रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एच डैश, के डैश, एल डैश आर द 3 इंटीजर हैं। ये इंटीजर क्या बनाएंगे, सेट्स ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर बनाएंगे। वो स्मॉलेस्ट इंटीजर्स किसके बराबर होंगे, मिलर इंडिसेस ऑफ ए क्रिस्टल प्लेन के बराबर होंगे। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये एक पर्टिकुलर सेट्स ऑफ प्लेन है, ये वाला पर्टिकुलर सेट्स ऑफ प्लेन है इस, और क्रिस्टल के अंदर ये ऐसे सेट्स ऑफ प्लेन कितने एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स ऑफ प्लेन आएंगे, ऐसे इनफाइनाइट सेट्स ऑफ प्लेन आएंगे। अब इस इनफाइनाइट सेट्स ऑफ प्लेन के अंदर मैं ये वाला प्लेन, स्पेसिफिक प्लेन की बात कर रहा हूं। इस प्लेन के मिलर इंडिसेस क्या है, एच के एल। सभी के मिलर इंडिसेस क्या है, एच, इसके भी एच के एल, 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 इसके भी एच के एल। सभी के मिलर इंडिसेस क्या है, सेम है। यानी कि ये एक सेट्स ऑफ प्लेन है क्रिस्टल के अंदर, और इस सेट्स ऑफ प्लेन के अंदर कितने प्लेन्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हैं। यानी कि इस फैमिली के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हैं। और मैं किसकी बात करूं, अगर एक स्पेसिफिक प्लेन की बात करूं, ये कौन सा प्लेन है, 1 2 3, यानी ये 4, यानी कि 4 वाले प्लेन की बात कर रहा हूं। 4 यानी कि इसमें क्या होगा, 4 H K L। यानी कि अगर एक्सरे इस प्लेन से स्कैटर्ड करे, इस प्लेन के इस एटम से स्कैटर्ड करे, तो वहां पे हम इंटीजर क्या लेंगे, 4H लेंगे, 4K लेंगे, 4L लेंगे। यानी कि जो मैंने एक इंटीजर डाल दिया ना, ये H डैश तो किसको बिलोंग कर रहा है, इस सेट्स को बिलोंग कर रहा है। और हम K कह दें, ये 4HKL किसको बिलोंग कर रहा है, एक स्पेसिफिक प्लेन ऑफ दैट सेट्स ऑफ प्लेन को बिलोंग कर रहा है।
तो यानी कि इस एच डैश की वैल्यू क्या होगी 4h, ऐसे ही ये 5h, ऐसे ही 6h, ऐसे ही ये 7h, ऐसे ही ये क्या होगी 8h। यानी कि एच डैश की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू एच डैश इज इक्वल टू एन एच। के डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, एन के, और एल डैश को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर एन एल। तो यहां पर ये क्या हो गया, यहां पर इनको अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू यहां पर इसको 2 पाई एन एच, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 पाई एन के, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 पाई एन एल। और ये 2 पाई से यहां से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा सभी का, ये 2 पाई से इस 2 पाई का, ये 2 पाई से इस 2 पाई का। तो हमारे पास स्टूडेंट्स अब क्या बचा है, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बचा है, अब यहां पर देखिए तो ये क्या बचा, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू, इस लैम्डा को मैं इधर ले लूं तो ये क्या बन गया एन एच लैम्डा, और इधर से मैं क्या ले लूं बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्या बचा हमारे पास एन लैम्डा के, और यहां से सी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू एन लैम्डा इंटू एल, ये बचा हमारे पास। अब स्टूडेंट्स देखिए यहां पर अब ये जो एन वेक्टर है, ये तीनों क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। ये एन वेक्टर जब हमने मिलर इंडिसेस को स्टडी किया था तो आपको ये याद होगा, ये क्या था, एक इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बीच का डिस्टेंस, एंड दैट मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, बीटा विद वाई एक्सिस एंड गामा विद जेड एक्सिस। तो ये एन तीनों क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस के साथ, ए के साथ अल्फा, बी के साथ बीटा, सी के साथ गामा अगर एंगल बना रहा है तो इस डॉट प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ए मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, ए मैग्नीट्यूड ए एन कोस अल्फा इज इक्वल टू एन लैम्डा एन एच लैम्डा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, इसको बी एन कोस अल्फा इज इक्वल टू एन लैम्डा के, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को सी एन, यहां पर बी के साथ कौन था, कितना एंगल बीटा, और यहां पे सी एन कोस गामा इज इक्वल टू एन लैम्डा एल। ये जो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इनमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1, 2, 3 के अंदर एन की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जब एन की वैल्यू को पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए हमने एन की वैल्यू ये निकाली हुई है ये, और ये वैल्यू जब यहां पर पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, ए 2 साइन थीटा कोस अल्फा इज इक्वल टू एन एच लैम्डा। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, बी 2 साइन थीटा कोस बीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा के, और तीसरी क्या बन जाएगी हमारे पास, सी 2 साइन थीटा कोस गामा इज इक्वल टू एन लैम्डा एल। और स्टूडेंट ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, इन तीनों इक्वेशंस को हम लव्स इक्वेशंस बोलते हैं। अब इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हम ब्रैग्स लॉ पर कैसे पहुंच सकते हैं, इस चीज को हमें स्टडी करना है। तो ये तीनों इक्वेशंस जो हैं वो क्या है, लॉव्स इक्वेशन, और इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हम कहां पर पहुंचने वाले हैं, ब्रैग्स लॉ पे। तो ब्रैग्स लॉ पे कैसे पहुंचेंगे, देखिए स्टूडेंट्स हमें मिलर इंडिसेस वाले आर्टिकल के ऊपर जाना होगा, और मिलर इंडिसेस आर्टिकल के अंदर हमने एक कोसाइन थ्योरम यूज की थी, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो वहां पर हमने कोस अल्फा की वैल्यू निकाली थी, अगर याद हो, जो की वैल्यू निकल के आई थी हमारे पास डी एच अपॉन ए। कोस बीटा की वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी डी एच अपॉन बी, और कोस गामा की वैल्यू निकल के आई थी हमारे पास, आपको ये आर्टिकल रिमाइंड करना होगा स्टूडेंट, अगर हमने एच के एल अलग अलग लिए थे तो डी यहां पर के और यहां पर डी एल अपॉन सी, ये वैल्यू निकल के आई थी। आपको मिलर इंडिसेस वाला आर्टिकल स्टडी करना होगा। अब अगर मैं ये कोस अल्फा की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं, कोस बीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं, कोस गामा की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं, तो क्या बनता है, इस चीज को जब हमने स्टडी किया तो देखो क्या बना, देखिए यहां पर वैल्यू पुट करता हूं तो ये ए, यहां पर मैंने ए लिखा, ये 2 लिखा मैंने, यहां पर साइन थीटा लिखा मैंने, और यहां पर ये कोस अल्फा की वैल्यू पुट की डी एच अपॉन ए इज इक्वल टू क्या है, ये एन
एच लैम्डा। तो देखिए स्टूडेंट, यहां से कि ए से तो ए कैंसिल हो गया और ये हमारे पास एच से एच कैंसिल हो गया और ये डी आगे आ गया, तो ये क्या बन गया 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। यही तो हमारे पास ब्रैग्स इक्वेशन थी। सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूं यहां पर कोस बीटा की ये, तो बी यहां पर 2 साइन थीटा ये ब्रैकेट हमारे पास, कोस एल बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है डी के अपॉन बी इज इक्वल टू क्या है ये एन लैम्डा के। यहां से देखिए बी से तो बी कट गया और ये के से कट गया, तो क्या बचा 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये वही तो ब्रैग्स इक्वेशंस है। यानी कि हमें लॉज इक्वेशंस से अगर ब्रैग्स इक्वेशंस के ऊपर पहुंचना है तो हमें मिलर इंडिसेस के कॉन्सेप्ट्स को, जिसके अंदर हमने इंटरप्लेनर स्पेसिंग यानी कि दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया था, उसके अंदर हमने कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा की वैल्यू कैलकुलेट की थी। वो वैल्यू ये निकल के आई थी। अगर इनको मैं यहां पर पुट करता हूं सिमिलरली यहां पर C2 साइन थीटा और यहां पर जो मेरे पास है कोस गामा डी एल अपॉन सी, ये किसके बराबर है एन लैम्डा एल। तो यहां से देखिए C से C कैंसिल हुआ, L से L कैंसिल हुआ, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये हमारे पास क्या है ब्रैग्स इक्वेशंस है, जिसके अंदर n क्या चीज है ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो स्टूडेंट्स हमने इस आर्टिकल में क्या स्टडी किया, लॉज इक्वेशंस को स्टडी किया। लॉज इक्वेशन की हेल्प से कैसे हम ब्रैग्स इक्वेशंस को स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।